काशीपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव के एक कोने में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जिसमें हरिया अपनी पत्नी सुनीता और नन्हे से बेटे अर्जुन के साथ रहता था। हरिया का जीवन भले ही गरीबी में था, पर वो बहुत मेहनती था। वो रोज सुबह सुबह ताजी सब्जियां इकट्ठा करता और उन्हें ठेले पर रखकर गांव की गलियों में घर घर जाकर बेचता था, जिससे उसके छोटे से परिवार का गुजारा होता था। उस गांव में शहर से एक सेठ अक्सर आता था और गांव वालों का अनाज खरीदता था, और गांव वाले उस ठाकुर को ही अपना अनाज बेचते थे। एक दिन ठाकुर को उस गांव में ही शाम हो जाती है। वो सोचता है, क्या करूं? आज तो हिसाब किताब में बहुत देर हो गई और समय का पता ही नहीं चला। अगर मैं अब शहर के लिए निकलूंगा तो अंधेरा होने की वजह से रास्ते में बहुत मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि आज रात मुझे इसी गांव में कहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मैं किसके घर ठहरूं? वैसे तो ज्यादातर गांव वाले मेरे जान पहचान के ही हैं। अक्सर मैं इन्हीं से अनाज खाता हूं। लेकिन अगर मैं इनमें से किसी किसान के घर रुका तो उनके भाव बढ़ जाएंगे। ये किसी का एहसान लेने जैसा होगा और अगली बार मुझे उनसे अनाज महंगा खरीदना पड़ेगा। नहीं, इन किसानों से ज्यादा जान पहचान बढ़ाना व्यापार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। ठाकुर बलदेव अभी यही सब सोच रहे थे कि तभी वहां से हरिया गुजर रहा था। ठाकुर को रास्ते में अकेला खड़ा देख हरिया उनके पास गया और बड़े आदर से बोला, अरे ठाकुर जी, आप तो शहर वाले सेठ जी हो ना? आप अभी तक शहर नहीं गए? अब तो बहुत शाम हो गई है और कुछ ही देर में रात का अंधेरा छा जाएगा। आपको तो काफी पहले निकल जाना चाहिए था। क्या बात है ठाकुर जी, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? क्या कोई परेशानी है? मुझे लगता है मुझे इस हरिया की ही मदद लेनी चाहिए। वैसे भी ये तो सब्जी बेचता है, इससे मेरा व्यापार का कोई लेना देना नहीं है। इससे मदद मांगूंगा तो इसके बदले में ये मुझसे कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि इसके पास तो खेत ही नहीं। इसके घर रुकना सबसे सुरक्षित रहेगा। मेरा काम भी निकल जाएगा और खर्चा भी नहीं। हाँ हरिया भाई, देखो ना, बहुत शाम हो गई है। मैं वही सोच रहा था कि इतनी रात गए शहर जाना सही नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास धन भी है। रास्ते में चोर लुटेरों का डर लगा रहता है, पर समझ नहीं आ रहा कि किससे मदद मांगूं। मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोचा कि गांव की किसी कोने में ही रात काट लूंगा। अरे नहीं नहीं ठाकुर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारे मेहमान जैसे हैं। आप एक काम करिए, मेरे ही घर चलिए। आज की रात आप हमारे यहाँ आराम से रुक जाइए और कल सुबह होते ही अपने शहर चले जाना। हमारे घर में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बेझिझक चलिए। नहीं नहीं हरिया, तुमने इतना कह दिया, मेरे लिए यही काफी है। मैं बेवजह तुम्हारे परिवार को परेशानी में नहीं डालना चाहता। तुम्हारा भी तो छोटा सा परिवार है ना। शायद तुम्हारी पत्नी को मेरा वहां रुकना अच्छा ना लगे, इसलिए रहने दो भाई, मैं यहीं कहीं गुजारा कर लूंगा। आप सुनीता की फिक्र मत करिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा घर छोटा है पर 2 कमरे हैं। आप एक कमरे में आराम से सो जाना और मैं अपने परिवार के साथ दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। आप हमारे साथ चलिए, हमें आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। अब आप और मना मत कीजिए। अच्छा ठीक है हरिया, अब तुम इतना ज्यादा आग्रह कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तुम्हारा तो मुझसे कोई व्यापारिक लेना देना भी नहीं है, फिर भी तुमने एक अनजाने की इतनी मदद की। सचमुच तुम जैसे नेक दिल इंसान आज के समय में बहुत कम मिलते हैं। हरिया ठाकुर बलदेव को लेकर अपने घर पहुंचता है और सुनीता को सारी बात समझाता है। सुनीता भी एक दयालु महिला थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ठाकुर का स्वागत किया। जी ठीक है, कोई बात नहीं। अतिथि की सेवा करना तो हमारा धर्म है। वैसे भी रात के समय किसी अजनबी का बाहर रुकना सही नहीं होता। आपने उन्हें घर लाकर बहुत अच्छा किया। मैं अभी खाना बनाने ही जा रही थी। ठाकुर जी के लिए भी गर्मा गर्म भोजन तैयार कर देती हूँ। वो काफी थके हुए लग रहे हैं। सुनीता ने बड़े प्रेम से भोजन बनाया और सबने साथ मिलकर खाना खाया। भोजन के बाद ठाकुर बलदेव को सोने के लिए अलग कमरा दे दिया गया।
सुबह होते ही ठाकुर ने विदा ली। अच्छा हरिया भाई, अब मुझे निकलना चाहिए। दिन चढ़ते ही व्यापार की भीड़ बढ़ जाती है और शहर में मेरे इंतजार में कई लोग खड़े हुए हैं। तुम्हारी मेहमान नवाजी वाकई काबिले तारीफ थी। इस टूटी झोपड़ी में भी तुमने मुझे राजाओं जैसा सुख देने की कोशिश की। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठाकुर साहब, ये तो हमारा फर्ज था। आप जैसे बड़े आदमी के कदम हमारे घर बढ़े, हमारी झोपड़ी तो इसी से पवित्र हो गई। आपने हमारे हाथ का रूखा सूखा खाया, यही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अब आप जाइए और आराम से जाना। ठाकुर वहां से चला जाता है और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। ठाकुर फिर से गांव में अनाज खरीदने के लिए आता है। उस दिन भी उसे शाम हो जाती है तो ठाकुर सोचता है, एक काम करता हूँ, हरिया के घर ही चला जाता हूँ। मुफ्त का खाना भी मिल जाता है और रात भर रहने का भी इंतजाम हो जाता है। कल सुबह चला जाऊंगा और वैसे भी हरिया मुझे मना नहीं करेगा। यही सोचकर ठाकुर हरिया के घर जाता है। हरिया, मुझे आज देरी हो गई है। क्या मैं आज रात के लिए तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? हाँ हाँ ठाकुर जी, क्यों नहीं, आप रुक सकते हैं। आइए ना, आप भीतर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? उस दिन भी सुनीता ठाकुर के लिए खाना बनाती है और ठाकुर खाना खाकर बड़ी ही आराम से सो जाता है। और दूसरे दिन निकल जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है। अब ठाकुर बलदेव ने अपने रहने का ठिकाना हरिया के घर को ही बना लिया था। अब तो वो सीधे सीधे हरिया के घर जाने लगा। एक दिन ऐसे ही ठाकुर बलदेव हरिया के घर आकर बोलता है, अरे ओ हरिया, कहाँ हो भाई? देखो, आज फिर काम के चक्कर में बहुत देर हो गई और भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। अपनी पत्नी से कहो कि जल्दी से मेरे लिए बढ़िया सा भोजन तैयार कर दे और मेरे सोने का बिस्तर भी लगा दे। आज मैं यहीं विश्राम करूंगा। जी ठाकुर जी, आप बैठिए, मैं अभी सुनीता से कहता हूँ। वो रसोई में ही है। आप हाथ मुंह धोकर आराम करिए, भोजन बस थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। आखिर आप शहर से चलकर आए हैं, थक गए होंगे। हरिया अपनी पत्नी से कहता है तो सुनीता बोलती है, ये क्या है जी, अब ये तो हर बार हमारे घर आने लगे हैं। हमारा घर क्या कोई धर्मशाला है? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पहले ही हम जैसे तैसे अपना गुजारा करते, ऊपर से ये ठाकुर आए दिन आ जाता है। ये नहीं कि हमारी थोड़ी मदद कर दे, थोड़ा बहुत अनाज हमें दे दे। सुनीता, जरा धीरे बोलो, वो सुन लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जाने दो ना, उन्हें जरूरत है। बेचारे व्यापार करने हमारे गांव में आते हैं। उनका तो शहर में बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर भी वो हमारे घर पर ठहरते हैं। उनकी मजबूरी है सुनीता, नहीं तो हमारे घर पर क्यों ठहरते? लेकिन नहीं, मुझे लगता है ठाकुर ने जानबूझकर हमारा घर चुना है ताकि उनको घाटा ना हो और मुफ्त में इनका काम बन जाए। गांव में और भी तो घर हैं और बहुत सारे लोग तो इससे व्यापार करते हैं, अपना अनाज बेचते हैं। ये उन लोगों के घर जाकर क्यों नहीं रुकते? बार बार ये हमारे घर क्यों आ जाते हैं, जबकि हमारा तो उनसे कोई लेन देन भी नहीं है। तुम उनके बारे में ऐसा मत सोचो। जब मैंने उन्हें पहली बार घर आने के लिए कहा था तो वो मना कर रहे थे। वो खुद नहीं आना चाहते थे। वो तो मैं ही था जो जबरदस्ती उन्हें हमारे घर ले आया। वो तो बाहर ही रुक रहे थे। अब तुम ही बोलो सुनीता, अच्छा लगता है क्या? आप भी ना, बाहर रुक रहे थे तो रुकने देते। वो कौन सा आपके रिश्ते में है जो बार बार उन्हें घर पर लेकर आते हो? और अब तो वो पूछना भी जरूरी नहीं समझते, सीधे सीधे आ जाते हैं जैसे कि उनका ही घर है। ये तो कोई बात नहीं हुई। छोड़ो ना सुनीता, वो कौन सा रोज रोज